अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। हम इंसान बहुत ही खुदगर्ज तबीयत के मालिक हैं। जहां अपना फ़ायदा नज़र आता है वहीं पर सोच के कील गाड़ देते हैं। मेरी बीवी भी खुदगर्ज होकर सोच रही थी और एक बेगुनाह पर अपने सभी गुनाहों का पलंदा बांध रही थी, ये ख्याल किए बगैर कि ये गुनाह उसे जहन्नुम की तंगो तारीक वादी में धकेल देने के लिए काफ़ी है। मैं सुबह जाकर अपने काम की तैयारी करने लगा। मेरी बीवी मामूल के मुताबिक किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि मेरी बेटी सामने सर झुकाए सोचों के भंवर में फंसी थी। मेरी बेटी 16 बरस की जवान लड़की थी, मगर वो मेरी बीवी के साथ घर के किसी काम में हाथ नहीं बटाती थी। हालांकि मैं उसे बहुत दफा समझा चुका था कि अब वो जवान हो गई है, उसे अपनी माँ के घर के कामों में मदद करनी चाहिए। मैं बेटी को समझाने की गर्ज से उसके सामने बैठा तो वो सर उठाकर मुझे देखने लगी, जबकि मैं तो उसका चेहरा देखकर ठटक गया था। उसकी आंखें सूजी हुई लग रही थी, जैसे बहुत देर रोती रही हो। उसके लिए मैं परेशान हो गया। न जाने उसे क्या परेशानी या तकलीफ थी कि वो इतनी बिखरी हुई हालत में थी। मैं बज़ाहिर अपनी बेटी के ज्यादा करीब ना था, मगर मुझे उसकी फिक्र भी थी और मुझे उससे प्यार भी बहुत था। मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो वो किचन की तरफ देखती नफी में सर हिला गई। मुझे ये बात अजीब लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सवाल पर वो कुछ घबरा गई थी और मेरी बीवी से अपनी हालत का जिक्र नहीं करना चाह रही थी। मैंने अपनी बेटी को 10-15 रोज पहले भी ऐसे ही परेशान और रोता हुआ देखा था, जब मेरी बेटी मेरे पास आई थी और मुझसे दरख्वास्त करने लगी थी कि अब वो कॉलेज जाने लगी है और वहाँ की मुश्किल पढ़ाई घर बैठे नहीं कर सकती थी। उसने ख्वाहिश की कि मैं उसे किसी अच्छे से ट्यूशन सेंटर में दाखिला दिलवा दूँ। मैं भी बेटी की ख्वाहिश सुनकर परेशान हो गया था, क्योंकि मेरे लिए अपनी बेटी के मजीद खर्च उठाना मुश्किल हो रहा था। मेरी बीवी बहुत शाह खर्च थी और अपनी बीवी की शाह खर्ची के साथ अपनी बेटी की तालीम का खर्च और उसकी ज़रूरियात पूरी करना मेरी अच्छी भली आमदन में भी मुश्किल हो जाता था। मेरा घर बहुत छोटा सा था। शादी के बाद ही बीवी ने फरमाइश कर दी थी कि मैं पैसा जमा करूं ताकि हम किसी बेहतरीन और बड़े से घर में रह सकें। मैं अच्छा घर खरीदने के लिए भी बचत कर रहा था, मगर 7 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे पास ज्यादा रकम जमा नहीं हो पा रही थी। मेरा मुतज़ब्ज़िब अंदाज और मेरे चेहरे पर लिखा इनकार मेरी बेटी को दुखी कर गया था। वो यकदम रोने लगी और ऐसे परेशान हो गई जैसे किसी मुश्किल में फंस गई है। मैं जानता था वो अपनी तालीम के लिए बहुत बहुत फिक्रमंद रहती थी। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मैं पिघल गया और उसे इजाजत दे दी। मेरे मानने पर मेरी बेटी बहुत खुश हुई थी। वो बार बार रोते हुए मेरा शुक्रिया अदा करने लगी थी। पहली बार मुझे तब अपनी बेटी का सिर्फ एक ट्यूशन के लिए इतना रोना और शुक्रिया अदा करना हैरत ज़दा कर गया था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। अलबत्ता मेरी बीवी ने बहुत एतराज़ किया था। उसका कहना था कि ट्यूशन सेंटर सिर्फ पैसों का ज़िया है, वहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता। हमारी बेटी इतनी लायक थी कि घर में तैयारी करके अच्छा रिजल्ट ला सकती थी। मुझे भी अपनी बीवी की बात से इख्तलाफ नहीं था, मगर मुझे अपनी बेटी की खुशी भी अजीज थी। इसलिए मैंने कह दिया कि अगर हमारी बेटी की यही ख्वाहिश है तो मैं ये खर्च भी बर्दाश्त कर लूंगा। मैं अपनी बेटी की तबीयत से वाकिफ था। वो सदा तबीयत और बहुत कम बोलने वाली थी। ज्यादातर वो अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती थी और अपने मसाइल या परेशानी भी बहुत कम कम बताया करती थी। उसकी ट्यूशन रखी तो वो मजीद मसरूफ हो गई और बीवी ने बताया कि जब घर आती थी तो थकन का बहाना किए कमरे में पड़ी रहती थी। मैंने उसका यूं अलग थलग रहना महसूस किया तो बीवी से बात किए बिना नहीं रह पाया था। मैं महसूस कर रहा था कि मेरी बेटी की सेहत भी पहले जैसी नहीं रही है। वो बेहद खूबसूरत और चमकती दूधिया रंगत की मालिक लड़की थी, मगर अब उसका रंग जर्द लगने लगा था और चेहरे पर थकन नुमाया होने लगी थी। वो मेरे पास ही बहुत कम कम बैठा करती थी और हर वक्त कमरे में बंद रहा करती थी, पढ़ाई करती रहती थी। मुझे ये बात ठटकाने लगी कि उसे तालीम से इतना लगाव हो गया था कि वो बिल्कुल ही हम दोनों से कतई ताल्लुक हो चुकी थी। मेरी फिक्र महसूस करके मेरी बीवी ने मुझे इल्जाम दे दिया कि मैंने ट्यूशन सेंटर में दाखिला करवाकर अपनी बेटी को मजीद मसरूफ कर दिया है। मैं परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीवी की बात मानूं या बेटी की खुशी का ख्याल रखूं। जब मैंने अपनी बेटी की बात के आगे उसे समझाने की कोशिश की तो मेरी बेटी निहायत अजीब से बात बोली थी, जो मुझे छटका गई थी। वो बोली कि अगर मैं इसकी तालीम का खर्च पूरा नहीं कर पा रहा, उसके मसरूफ रहने और कमज़ोर होने की वजह से परेशान हूँ, तो उसके पास उसका हल है। उसने हल के तौर पर एक मदरसे का नाम दिया, जो हम दोनों मियाँ बीवी को ठटका गया। उसने कहा कि वो भी पढ़ाई से थक गई है और अब कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर इस मदरसे में दाखिल होना चाहती है ताकि दीनी तालीम हासिल करे। मेरी बेटी का बताया मदरसा शहर के वस्त में था, जबकि हमारा घर देहात के करीब था। उसके अलावा मैं चाहता था
कि मेरी बेटी दुनियावी तालीम पूरी करे। हालांकि एक मदरसे में बेटी को पढ़ाना मेरे लिए हर तरह से अच्छा था। मेरी बेटी दीन को समझती और महंगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ट्यूशन सेंटर की निस्बत पैसा भी बहुत कम लगना था। मगर मदरसा दूर होने की वजह से मैंने बेटी को कहा कि वो मदरसा बहुत फासले पर है और वहाँ रोजाना जाना भी नहीं हो पाएगा। मेरी बेटी ने इत्मीनान से जवाब दिया कि वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त भी है, इसलिए मैं परेशान ना हूँ। मैं सोच में मुब्तला हो गया। पढ़ाई की दीवानी मेरी बेटी अचानक मदरसा जाने का बोल रही थी और मुझे महसूस हुआ जैसे वो घर से दूर रहने की कोशिशों में है। न जाने वो ऐसा क्यों कर रही थी। अभी मैं बेटी से पूछना चाहता था कि मेरी बीवी मदरसे में रिहाइश का सुनते ही इनकार कर गई। वो बोली कि जवान बेटी को हम घर से दूर नहीं रख सकते कहीं, चाहे वो मदरसा ही क्यों ना हो। आजकल हालात ऐसे हैं कि किसी अनजान इंसान का कोई भरोसा नहीं है। मेरा भी यही खौफ था, मगर मेरी बेटी मुझसे जिद करने लगी कि या मैं उसे ट्यूशन सेंटर जाने दूं या फिर पढ़ाई छुड़वाकर मदरसे में दाखिल करवा दूं। मजबूरन मुझे अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर जाने की इजाज़त देना पड़ी थी, मगर मैं बेटी की इस जिद पर ठटक सा गया था। मेरी बीवी भी परेशान थी, लेकिन वो अफसरदगी से मुझे समझाते हुए बोली कि लड़कियां ऐसी ही होती हैं, जब जवान होती हैं तो इन्हें अकेले रहना पसंद होता है और वालिदैन का इनकी ज़ाती ज़िंदगी में अमल दखल इन्हें परेशान करता है। वो बोली कि हमारी बेटी भी सिर्फ मर्जी करना चाहती है, इसीलिए हमारी बात की नफी कर रही है, मगर कुछ वक्त गुजरने का तो समझदार हो जाएगी। मेरी बीवी को यकीन था कि वो जल्द हमारी बेटी को मोहब्बत से कायल कर लेगी। मैं भी खामोश हो गया था। मुझे लगा शायद ऐसा ही हो, क्योंकि मेरी और कोई औलाद ना थी कि मुझे खबर होती बेटियां क्या पसंद करती हैं या बेटे कैसे रहते हैं। हमारी बेटी इकलौती थी। बीवी की बात ने मुझे फिक्र से आज़ाद कर दिया था। कुछ मुझे ये भी तसल्ली थी कि मेरी बीवी मेरी बेटी के बहुत करीब थी। बेटियां वैसे भी माओ के करीब होती हैं, और फिर मेरी बीवी तो अपनी बेटी को हर वक्त अपने करीब रखती थी। यहाँ तक कि वो रात को भी अपनी बेटी के पास ही सोती थी। मैं अलग कमरे में सोता था। मैं बहुत मसरूफ रहता था। मेरा फार्मेसी पर काम होता था। सुबह का निकला रात तक ही घर पहुंच पाता। रात को आता तो मेरी बीवी और बेटी सो चुकी होती थी। इसलिए जब बीवी ने बेटी की फिक्र से आज़ाद किया तो मैं भी इसकी फिक्र करने से आज़ाद हो गया। मेरी बेटी के इम्तिहानात थे, वो भी मसरूफ रही थी। आज मैं बहुत दिन बाद अपनी बेटी को देख रहा था। उसकी हालत मुझे परेशान कर रही थी। उसके अंदाज में कुछ ऐसा था जो मुझे खटका गया था। मैंने बेटी से बात करने की और उसे कुरेदने की कोशिश की तो वो जल्दी से उठकर बोली कि मेरी वैन आ गई है। नजरें चुराने और जल्दबाजी करने पर मैंने अपनी बेटी को परेशानी से देखा था। वो नाश्ता किए बगैर जा रही थी और मैं जानता था कि वह अब रुकने पर भी ना रुकती। मैंने अपनी जेब से पैसे निकालकर बेटी को दिए और उसे समझाया कि खाली पेट पूरा दिन ना गुजारे। ऐसे अच्छे से पढ़ नहीं सकेगी। बेहतर है वो कैंटीन से कुछ ना कुछ खा ले। मेरी बेटी ने झिलझिलाती हुई मजबूर आंखों से मुझे देखकर वो रकम थाम ली थी, जबकि मैं अपनी बेटी का बदला हुआ अंदाज शिद्दत से महसूस कर रहा था। वो बिल्कुल किसी अजनबी की तरह लग रही थी। उसके हर अंदाज से तकल्लुफ था, जैसे वो मेरी कुछ ना लगती हो। इसी वक्त मेरी बीवी भी किचन से बाहर आ गई। वो नाश्ता लाई थी। उसने बेटी को चादर ओढ़कर जाता देखा तो उसे भी नाश्ते के लिए रोकने लगी। कोशिश की, मगर मेरी बेटी नहायत सर्द महरी से इनकार कर गई उसे और बोली कि वो मुझसे रकम ले चुकी है, कॉलेज में ही कुछ ना कुछ खा लेगी। वो इतना बोलकर वहां से निकल गई, जबकि मुझे बेटी के अजनबी अंदाज परेशानी में डाल रहे थे। उसके लहजे में मेरी बीवी के लिए कोई इज्जत, कोई अदब न था। अब मैं उसकी बदतमीजी की जाने वाली बात पर मेरी बीवी का रद्द अमल जानने की फीका पड़ गया था। बिल्कुल ही। मुझे अफसोस हुआ कि मेरी बीवी ने इतनी मेहनत से खाना बनाया था, मगर मेरी बदतमीज बेटी बदतमीजी करके चली गई थी। मुझे अपनी बेटी का बिगड़ा हुआ रवैया बुरा लगा था। मेरी बीवी ने सर झुकाकर बेटी के हिस्से का नाश्ता एक तरफ रख दिया और मुझे अपनी किसी मसरूफियत का बताने लगी। मेरी खामोशी और नागवारी महसूस करते हुए मेरी बीवी फिक्रमंदी से बोली कि हमारी बेटी पढ़ाई का बोझ बढ़ जाने की वजह से चिड़चिड़ापन रहने लगा है उसमें, लेकिन मुझे ये परेशानी है कि उसने खाना पीना भी कम कर दिया है। मुझे फिक्र है कि वो बीमार ना पड़ जाए। मैं बीवी की फिक्र पर हैरान हुए बिना ना रह पाया था। मेरी बीवी फितरतन जिद्दी और हर बात को जल्दी महसूस कर लेने वाली औरत थी, जो जरा सी मिजाज के खिलाफ बात हो जाने पर भी गुस्सा हो जाती थी। मगर इसका अपनी बेटी के लिए नर्म रवैया और बर्दाश्त मुझे यकीन दिला गई कि औरत माँ के रूप में सरापा मोहब्बत है। मैंने अपनी बीवी को तसल्ली देते हुए कहा कि मैं आज जल्दी घर वापस आने की कोशिश करूंगा। वापस आकर अपनी बेटी से बात करूंगा और उसे समझाऊंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखे। मगर मेरी बीवी ने मुझे ये कहकर रोक दिया कि हर वक्त की रोक टोक पर समझाना, लेक्चर देना औलाद को वालिदैन से मुतनफ़र कर देता है। मेरी बीवी ने मुझे बेटी से बात करने से रोक दिया और बोली कि अपनी बेटी से बहस करने की बजाय तुम उसे मसरूफियत से बाहर निकालो, ताकि वो खुद को भी वक्त दे और अपनी थकन उतारे। मैं बीवी की बात पर सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तब मेरी बीवी ने जो मशवरा मुझे दिया वो मुझे सोच में गुम कर गया। मेरी बीवी चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को ट्यूशन सेंटर से हटा लूं और बहाना कर दूं कि मेरे पास पैसे नहीं।
या फिर उसे ये कहकर डराऊं कि इस ट्यूशन सेंटर के बारे में मैंने बहुत अजीबोगरीब अफवाहें सुनी कि वहाँ लड़कियों की जिस्म फरोशी की जा रही है। मैं अपनी बेटी को ऐसे झूठे डराने नहीं देना चाहता था। ड्रामे, वो मासूम लड़की थी। मैं नहीं चाहता था कि वो खौफजदा होकर कॉलेज जाने से भी घबराने लगे। मगर मेरे इनकार पर मेरी बीवी एक अरसा बाद पहले की तरह जिद करने लगी और बहस करने लगी कि वो अपनी बेटी को मैं बिगाड़ रहा हूँ और मुझे इतनी भी फिक्र नहीं कि वो थकन और मुसलसल गिरती सेहत की वजह से बीमार हो जाएगी। मेरी बीवी मुझे उकसाने लगी कि मैं बाप हूँ और मुझे बेटी की मर्जी पर चलने की बजाय उसका अच्छा बुरा खुद सोचना होगा। एक तरफ मेरी बेटी थी जो इस ट्यूशन सेंटर जाने के लिए मेरे सामने बुरी तरह रो पड़ी थी, जबकि दूसरी तरफ मेरी बीवी थी जो हर हाल में बेटी को घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। मैं इन दोनों के ही इस ना समझ आने वाले रवैये पर उलझ गया था। मैं इस वक्त तो काम पर चला गया, मगर इस रोज़ जल्दी घर आया तो अजीब सा माहौल देखा। मेरी बीवी और बेटी दोनों घर में दो अजनबियों की तरह रह रही थी। मेरी बेटी खाना खाए बगैर उठकर कमरे में चली गई, जबकि मेरी बीवी मेरे साथ बैठकर खाना खाने लगी और मुझे ताकीद की कि बेटी से ट्यूशन ख़त्म करने की बात करूं। मैंने खाने के बाद बेटी को अपने कमरे में बुलवाया तो वो सर झुकाए मेरे सामने मेरे पास आ गई। मैंने उसकी सेहत की फिक्र करते हुए जब अकेडमी जाने से रोका तो उसका रंग बिल्कुल फक पड़ गया और वो यकदम ही मेरी मिन्नतें करने लगी और बोली कि मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी, सेहत का भी ख्याल रखूंगी। वो फिर से रोने लगी थी। मैं घबरा गया और उसे पूछने लगा कि वो किस बात से डरती है। मैंने कहा कि मैं उसका बाप हूँ, वो अपनी परेशानी मुझे बता सकती है। इस पर वो रुक कर मुझे देखने लगी। उसके देखने का अंदाज ऐसा था जैसे यकीन चाह रही हो कि मुझ पर यकीन करना चाहिए या नहीं। इसी वक्त मेरी बीवी कमरे में दाखिल हुई और मुझसे कुछ सामान मंगवाने के लिए लिस्ट दी। मैंने बीवी की मुदाखलत पर हैरत से उसे देखा, जबकि मेरी बेटी कमरे से चली गई। मैं उलझ गया। मैं रात को कभी भी मार्केट नहीं जाता था, दोपहर को ही ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आता था और मेरी बीवी इस बात से वाकिफ थी। मगर इस वक्त साफ जाहिर था कि उसने हम बाप बेटी की बात में जानबूझकर मुदाखलत की थी। मैं बददिली से लेट गया। मेरी बीवी कुछ देर बाद मुझे सोया हुआ समझकर मेरे कमरे की रोशनी बुझाती वहां से चली गई। मैं कुछ देर यूं ही पड़ा रहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी बीवी और बेटी दोनों ने मुझे उलझा दिया था। मैं कमाई में इतना मगन रहा कि घर की तवज्जो ही नहीं दे सका। इस रात में कमरे से निकला तो दूसरे कमरे से रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। इस कमरे में मेरी बीवी और बेटी सोती थी। मैं रोने की आवाज़ पर घबरा गया। आवाज़ बहुत हल्की थी, मगर मैंने पहचान लिया कि वो मेरी बेटी की आवाज़ थी। वो बुरी तरह रोते हुए कुछ बोल रही थी, मगर कमरे के बंद दरवाजे की वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं जा सकता था। मैंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए बीवी से पूछा कि क्या परेशानी है, बेटी क्यों रो रही है। मेरे सवाल पर मेरी बेटी की आवाज़ यकदम खत्म हुई, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ को दबा दिया हो। मेरी बीवी ने अंदर से ही आवाज़ दी कि फिक्र की बात नहीं है, बेटी के सर में दर्द है, मगर वो इसे दवा दे रही है, जल्द आराम आ जाएगा। मेरी बीवी ने मुझे बेफिक्र हो जाने का बोल दिया, मगर मेरा दिल पूरी तरह परेशान हो गया था। मेरी बेटी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सोचा शायद इसके सर में ज़्यादा दर्द है तो इसे मज़ीद तंग करना अच्छा नहीं। मैं अपने कमरे में वापस आ गया और बेटी के लिए परेशानी से करवटें बदलने लगा और नींद में चला गया। अगली सुबह तैयार होकर कमरे से निकला तो बेटी कॉलेज के लिए तैयार सामने बैठी थी, जबकि मामूली बात पर बीवी किचन में मसरूफ थी। वो अपनी बेटी के पास मैं गया तो मुझे देखते ही आहिस्तगी से रोने लगी। मैंने परेशानी से कहा कि अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है या सर में दर्द है तो वो कॉलेज से छुट्टी कर ले। मेरी बात के जवाब में उसने मुझे हैरत से साकत कर दिया। वो मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि अल्लाह का वास्ता मैं ये गुनाह नहीं कर सकती, मुझे निजात दिलवा दे, वरना मुझ पर अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह मुझसे बहुत नाराज़ होगा। मैं हैरान हुआ कि वो किस गुनाह की बात कर रही थी। इसी वक्त मेरी बीवी की चिंगाड़ती आवाज़ मेरे कानों तक पहुंची। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी बेटी को घूर रही थी और सख्त लहजे में बोल रही थी कि तुम अपने बाप के सामने ये किस किस्म की बातें लेकर बैठ गई हो। मेरे सवाल पर बीवी ने बताया कि रात को जब बेटी को सर दर्द के आराम करने का कहा और उसे आराम ना आया तो मेरी बीवी ने उसे मालिश करके दम कर दिया। वो गुस्से से बोली कि इसमें कौन सा काम गुनाह वाला है, दम करना बुरा काम तो नहीं है। मैंने आयत पढ़कर फूंक दी। ये सुनकर मैं भी सवालिया नजरों से बेटी को देखने लगा। दम करने या सर की मालिश करने को क्या गुनाह था कि मेरी बेटी इतनी रो रही थी। मेरे देखने पर मेरी बेटी शर्मिंदगी से सर झुकाकर नाश्ता करने लगी और फिर उसी खामोशी से कॉलेज चली गई। मैं परेशान होने लगा कि मेरी बेटी को न जाने क्या हो गया है। मेरी बीवी ने भी परेशानी से मुझे बताया कि हमारी बेटी अक्सर झूठे बहाने बनाकर या झूठ बोलकर रोती रहती है। मेरी बीवी ने खौफ जाहिर किया कि शायद हमारी बेटी पर जिन का साया हो गया, जबकि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बेटी मुझे कुछ बताना चाहती थी। रात के वक्त भी वो बोलने लगी थी जब मेरी बीवी ने ऊपर से आकर उसकी बात काट दी थी, और अब भी ऐसा ही हुआ था।
मैं सोचों में उलझा काम पर चला गया। इस रोज भी बेटी की फिक्र में जल्दी घर आ गया था, मगर अपनी बेटी को बुलाया तो उसके रुखसार पर सुर्ख निशान देखकर चौंक गया। वो निशान ऐसा था जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। मेरे पूछने पर वो सर झुकाकर बोली कि एलर्जी हो गई है। मुझे बेटी का झूठ गुस्सा दिला गया। मेरे सख्ती से पूछने पर भी उसने वही झूठ बोला। मुझे अपनी बीवी की बात सच लगने लगी थी। मेरी बेटी हमसे कुछ छुपा रही थी, लेकिन अगली सुबह मौका पाते ही मेरी बेटी ने मुझसे वही इल्तिजा की थी। वो जाने किस गुनाह की बात करती थी। मैं अपनी बेटी से पूछना चाहता था कि वो किस परेशानी का शिकार है, मगर मेरी बीवी दरमियान में कूद पड़ती थी। मैंने बीवी को टोका तो वो उल्टा मुझसे नाराज होने लगी और बोली कि मैं भी माँ हूँ, मुझे भी ये कहकर खामोश करवा दिया। ये अपनी कहानी मुझे भी तो सुना सकती है ना। और लड़कियों के तो 100 मसाइल होते हैं जो बाप को भी नहीं बताए जाते। जबकि हमारी बेटी जरा सी भी परेशानी पर घबरा जाती और उल्टा सीधा बोलने लगती थी। मैं बीवी के झगड़े से बचने के लिए खामोश हो गया, मगर मुझे समझ आ गया कि मेरी बीवी बात बदल गई है। हमारी बेटी इतनी नादान नहीं थी जितना बीवी जाहिर कर रही थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को मुश्किल से निकालने के लिए खुद इस मसले की जरूरत करूंगा, हल करने की, और जड़ तक पहुंचूंगा। मेरी बेटी का रातों को रोना और सुबह मुझसे वो बात करना मुझे उकसा गया था कि मैं छुपकर इसके कमरे में झांकने की गैर इखलाकी हरकत करूं। मैंने रात होते ही कुछ देर इंतजार करने के बाद जब कमरे के पीछे जाने बनी पुरानी खिड़की के पास गया, मेरी बेटी की आज भी रोने वाली आवाजें आ रही थी। मैंने खिड़की में मौजूद लकीर नुमा दरस से अंदर झांका तो सामने का मंजर मेरे होश उड़ा गया। मेरी बेटी रो रही थी और इल्तिजाएं कर रही थी, मगर मेरी बीवी अनसुना किए बैठी मोबाइल चला रही थी। और फिर मेरी बीवी ने देखते ही देखते मेरी बेटी के साथ जो हरकत की, उस पर मेरी आंखें फटने वाली हो गई। मैं सख्ता ज़दा सा अपनी बीवी की हरकतों को देख रहा था। खिड़की से हटकर मैं अपने कमरे में आ गया था। मेरा पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था और शर्म के मारे मेरा सर झुक गया था। मेरी बीवी अपनी बेटी के साथ इतना गलत काम कर रही थी कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मारे बेयकीनी के मैं खुद को दलाइल देने लगा कि शायद मैं जो समझ रहा हूँ वैसा ना हो, मगर वो मंजर मेरी आंखों से नहीं जा रहा था। जब मेरी बीवी ने मेरी बेटी को जबरदस्ती मुकम्मल बरहना कर दिया था। अपनी बेटी को लिबास से आज़ाद होता देखकर मुझे खिड़की से हटना पड़ा था। अगले रोज इसी तरह मेरी बेटी आंखों की बहुत ज्यादा रोने की वजह सूजी हुई थी और वो मदद तलब नजरों से मुझे देखती रही थी। मैंने बेटी से बात करने की कोशिश की, मगर मेरी बीवी हद से उकड़ गई कि मैं इस पर यकीन नहीं करता, वो माँ है और हमारी बेटी का ख्याल रखती है, वगैरह वगैरह। मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने सख्ती से अपनी बीवी को जुबान बंद रखने का कहा। हम दोनों के दरमियान झगड़ा बढ़ने लगा तो मेरी बेटी बुरी तरह डर गई और अपनी वैन आ जाने पर तेजी से घर से निकल गई। मैंने गुस्से से काम पर चला गया, मगर सारा दिन मुझसे कोई काम नहीं हो पाया था। मुझे खौफ सता रहा था कि मेरी बीवी मेरी बेटी के साथ न जाने क्या जुल्म कर रही है। इस रोज मैं देर से घर गया। मेरी बीवी और बेटी अपने कमरे में सो गई थी। मैंने बेसाख्ता इसी खिड़की से झांका तो मेरा दिमाग घूम गया। मेरी बीवी आज भी वही हरकत कर रही थी, बल्कि आज जो मंजर मैं देख चुका था मेरे असाब को झटका पहुंचा गया था। मुझे अपनी बेटी की रोती हुई इल्तिजाएं याद आने लगी। वो रोजाना मुझसे फरियाद करती थी कि मैं उसे गुनाह से बचा लूं। वो ये गुनाह नहीं करना चाहती थी। अब मुझे समझ आया था क्यों ऐसा वो कहती थी। मेरी बीवी की पत्थर दिली और बेहिसी का मैं गवाह था, मगर मैंने कभी सोचा नहीं था वो जालिम औरत अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा करेगी। मैं अपने कमरे में सर पकड़े बैठा था। मुझे 1 साल पहले लिया जाने वाला अपना फैसला पछतावा लग रहा था, जब अपनी बीवी के झूठे आंसू और मिन्नत पर मैंने इसका साथ दिया था और एक 15 साल की लड़की को अपनी बेटी बनाकर घर ले आया था। हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, मगर हमारी औलाद नहीं हो रही थी। हमने बहुत इलाज करवाया, मगर बीवी को बच्चों की खातिर दम दरूद और पीरों फकीरों तक भी नहीं गई थी। मगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा था। मैं अल्लाह की हिकमत को सर झुका दिया था। अपनी बीवी को मैंने समझाया और सब्र की तलकीन की तो मेरी बीवी ने भी सब छोड़ दिया। हम औलाद की दुआ करते रहते थे, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक हम दोनों में कोई कमी ना थी। एक रोज मेरी बीवी एक पुरानी अपनी दोस्त के घर गई तो वहाँ दोस्त की मुलाजमा की बेटी देखी। वो लड़की इंतहा की हसीन और कम उम्र थी। मुलाजमा बेवा थी। उसके शौहर का इंतकाल हुआ तो ससुराल वालों ने बेटी समेत घर से निकाल दिया। उसका कोई अपना ना था, इसलिए वो अपनी बेटी को लिए मेरी बीवी की अमीर के बंगले पर काम करने चली आई। अब वो मुलाजमा भी मर चुकी थी और उसकी बेटी अकेली रह गई थी। मुलाजमा की 15 साला बेटी अब इसी बंगले में माँ की जगह पर काम कर रही थी, मगर बीवी मेरी उसे देखते ही मुझे उठी थी। मेरी बीवी ने घर आकर अजीब सी जिद करना शुरू कर दी थी कि वो इस लड़की को अपनी बेटी बनाना चाहती है। मैं हैरान हुआ कि वो एक 15 साल लड़की को गोद लेने की जिद क्यों कर रही थी। अगर उसे बच्चा गोद लेना था तो हम किसी भी यतीम खाने से पैदा हुआ बच्चा गोद ले सकते थे, मगर मेरी बीवी इसी लड़की पर अटक चुकी थी। मजबूरन बीवी की ख्वाहिश मैंने मान ली थी। मेरे मानते ही मेरी बीवी ने अपनी दोस्त को मना लिया और लड़की को भी बेटी बनाकर घर ले आई। बहुत मासूम सी गुड़िया थी जो झिझक कर सर झुकाए बैठी रहती थी। मैंने उसे अपने दिल से बेटी माना था और वही तवज्जो और प्यार दिया यूं एक माँ में ही
وہ لڑکی ہمارے ساتھ سگی بیٹی کی طرح گھل مل گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ وہ اب ہماری پوری مکمل بیٹی ہے، تو میں باپ ہونے کے ناطے اسے ہر سہولت دوں گا۔ میری بیٹی پڑھائی میں بہت اچھی تھی، میری مدد سے مزید محنت کرنے لگی۔ میری بیوی اس کے قریب رہتی تھی۔ ایک روز اچانک بولی کہ آئندہ سے وہ ہماری بیٹی کے کمرے میں سویا کرے گی تاکہ اس کا خیال رکھ سکے۔ مجھے اپنی بچوں بیوی کا جیسا رویہ لگ رہا تھا، عجیب سا، مگر میں خاموش رہا۔ لیکن اب جو میں نے دیکھا تھا میرے دماغ کی چولیں ہلا گیا تھا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اپنی بیوی کے سامنے بیٹی کو بلایا اور اسے 2 ٹوک لہجے میں کہا کہ میں اپنی بیوی نیچ حرکت کے بارے میں جان چکا ہوں۔ اب وہ مجھے سچ بتائے کہ میری بیوی کب تک ایسا کر رہی تھی۔ میری بات پر میری بیوی بوکھلا گئی اور جھوٹے بہانے کرنے لگی۔ میری بیٹی نے بے خوف ہو کر مجھے سب بتا دیا اور اس کی بات نے مجھے مزید شرم سے زمین میں گاڑ دیا۔ میری بیوی جب سے اس کے کمرے میں سونے لگی تھی تب سے یہ کام کر رہی تھی۔ وہ اس کے برہنہ جسم کی ویڈیو بنا کر گندی ویب سائٹ پر ڈالتی تھی اور اس سے پیسہ کما رہی تھی اور اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ اپنے روابط ایسے لوگوں سے بڑھائے جو سب ویڈیوز کے بدلے اس کے لیے مہنگے تحائف بھیجے۔ اس لڑکی نے یہ کہہ کر مجبور کیا تھا اسے اگر وہ بات نہ مانی تو میری بیوی اس کو کسی جلاد مرد کے ہاتھوں بیچ دے گی۔ وہ لڑکی کو دھمکا کر زبردستی اس سے یہ کام لے رہی تھی۔ میری بیوی کے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے، اس لڑکی کے گھر سے دور رہنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ جب اس نے مجھے بتایا یا کوشش کی تو میری بیوی نے تنہائی میں اس کو رخسار پر تھپڑ مار مار کر سرخ کر دیا۔ میری بیٹی روتے ہوئے میری بیٹی فریاد کر رہی تھی کہ میں اسے اس ظالم عورت سے آزادی دلواؤں۔ مجھے بیوی پر شدید غصہ آیا۔ میں نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تو وہ چیخ کر بولی کہ یہ ہماری سگی بیٹی نہیں ہے، اس کو ہم نے گھر پر رکھا، ہر سہولت دی، بدلے میں یہ کام کیا۔ میری بیوی بڑا گھر لینے کے لیے وہ پیسہ اکٹھا کر رہی تھی۔ وہ الٹا مجھے اکسانے لگی کہ میں ساری عمر بھی محنت کروں تو مہنگا بڑا گھر لینے کے قابل نہیں ہو پاؤں گا، جبکہ اس کام کے ذریعے ہم جلد پیسہ کما لیں گے۔ مجھے اپنی بیوی کی گھٹیا ذہنیت پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے بیوی سے زبردستی وہ ویڈیو سب ڈیلیٹ کروائیں اور اسے طلاق دے کر اس پیسے سمیت گھر سے نکال دیا۔ جو عورت مال کے روپ میں اتنی بھیانک ہو سکتی ہے وہ میری بیوی کے بننے کے قابل نہیں۔ اب مجھے اللہ کی مصلحت سمجھ آئی تھی کہ کیوں اس نے اس جیسی سنگدل عورت کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ بیوی کو گھر سے نکالنے کے بعد میں بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، حالانکہ میں نے اسے واقعی اولاد مانا تھا، مگر میرا اس سے کوئی محرم رشتہ نہیں تھا۔ میں انہیں افسردگی سے بیٹی کو سامان سمیٹ کر واپس دیا اور اس بنگلے پر چھوڑ آیا جہاں وہ کام کرتی تھی۔ میں اس سے شرمندہ تھا، مگر اس نے مجھے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اس سب سے انجان رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے یقین اسے دلایا کہ میں اب بھی اس کا باپ ہی ہوں۔ وہ جب چاہے اپنی مشکل یا پریشانی سے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہے۔ اس کی تعلیم کا خرچ بھی میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ مجھے دکھ تھا کہ کاش میری بیوی اسے بیٹی سمجھتی اور وہ حرکت نہ کرتی تو مجھے اپنی بیٹی کو خود سے دور نہ کرنا پڑتا۔ میری سب بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے بچے گود لیں تو سگی اولاد سمجھیں۔ یہ اللہ کی طرف سے موقع ہوتا ہے کسی لاوارث یا بے سہارا بچے کی کفالت کرنا، مگر اپنے پیسے کی ہوس میں پوری کرنے کے لیے بھی کسی کی اولاد کو گناہوں کی بھٹی میں نہ جھونکے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہے جو دوسروں کو گناہوں کی طرف بلاتے رہتے ہیں اور انہیں ایسے گناہ کرنے پر بھی مجبور کر دیتے ہیں جن کی سزا بھی عبرتناک ہی پھر ہوتی ہے۔